नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 26वां लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 25 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी ना हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और 1 से लेकर 25 तक देख लीजिए। आपको जितना भी हमने पढ़ाया है कायदे से सब समझा दिया है। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नई क्रॉप जिसका नाम है आंवला। ठीक, ये बड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू का होता है, बहुत डाइजेस्टिबल होता है। ठीक, इसका बहुत एक प्रिजर्व करके बनाने वाला सामान होता है, प्रिजर्व करके इसको बनाते हैं, जिसका नाम होता है हम क्या मुरब्बा बोलते हैं। ठीक, इसका हम चूर्ण बनाते हैं, जो डाइजेस्टिबल चूर्ण होता है, जैसे कायम चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, तो उस टाइप का हम इसमें चूर्ण मिलाते हैं, बनाते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ठीक, खाना खाओ फिर थोड़ा चूर्ण खा लो। जिनको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है उनके लिए आंवले का ये चूर्ण बड़ा अच्छा होता है। ठीक, और इसके साथ साथ मुरब्बा तो भैया वर्ल्ड फेमस इसका ही है। आंवले का अचार भी बनता है। ठीक, आंवले में विटामिन ई भी होती है जो बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक, इससे बाल काले रहते हैं। इससे तेल भी बनाया जाता है। ठीक, हेयर ऑयल जो होता है, हेयर ऑयल बनाते हैं। ठीक, काफ़ी बार आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, उसमें आंवला मिलाया गया है, आंवला मिलाया गया है। ठीक, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला देखो, देखने में ऐसा होता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने देखा ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका बोटेनिकल नाम एक बार देख लेते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जो है, इसका बोटेनिकल नेम है इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। क्या है? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। इसकी फैमिली क्या है? यूफोरविएसी। क्या फैमिली है? यूफोरविएसी। बोटेनिकल नेम क्या है? इम्बिलिका ऑफिसिनेलिस और फैमिली क्या है? यूफोरविएसी। लेकिन ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? इंडो चाइना, यानी कि इंडिया और चाइना का जो रीजन है, यानी कि इंडिया और चाइना ये पूरा जो रीजन, जैसे मान लो यहाँ पर ये हो गया इंडिया अपना, इधर यहाँ पर हो गया चाइना, तो ये पूरा रीजन जो मिला के हुआ वो हो गया क्या? इंडो चाइना रीजन। तो इसी रीजन में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक, कभी कभी इंडिया भी लिख के आता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्रूट बड डिफरेंशिएशन, यानी कि FVD, टाइम ऑफ फ्रूट बड डिफरेंशिएशन, यानी कि जो बड निकलता है, जो कलिकाएं निकलती हैं, किसमें? आंवले के पेड़ में जो कलिकाएं निकलती हैं, नए नए जो फूल आते हैं, कब? जब फल लगना होता है। फल लगने से पहले जो फूल आता है वो किस महीने में आता है? मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक, मार्च अप्रैल के महीने में इसमें फूल आते हैं, फिर उसके बाद फल लगता है, फिर वो फल बड़ा होता है, फिर उस फल को जब मैच्योर हो जाता है तो उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। अब देखो त्रिफला, नाम तो सुना होगा, बड़ा फेमस सा नाम है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो पापा ने, आपके बाबा ने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि ये बड़ा फेमस चूर्ण होता था उस समय, त्रिफला चूर्ण। ठीक, और उसके साथ साथ च्यवनप्राश। च्यवनप्राश तो आप लोग भी जानते होंगे। ठीक, चांदी के बर्क में बनाया गया च्यवनप्राश, प्रचार भी आता था। तो ये जो त्रिफला होता है और जो च्यवनप्राश होता है, इन दोनों को बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है आंवला। यानी कि त्रिफला चूर्ण बनाने में और च्यवनप्राश बनाने में, इन दोनों चीज़ों को बनाने में, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इन दोनों को बनाने में आंवले का उपयोग किया जाता था। समझ गए बात? अब देखो आगे देखते हैं। ट्रेनिंग इसमें कौन सा करते हैं? ट्रेनिंग प्रूनिंग, यानी कि इसमें जो ट्रेनिंग करते हैं मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। देखो ट्रेनिंग मेनली 3 तरीके के होते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया है। आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं आपको कि ट्रेनिंग कितने प्रकार का होता है। ट्रेनिंग होता कितने प्रकार का है? मेनली ये 3 टाइप का होता है। ठीक, 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो, जिसमें पहले प्रकार की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम बोलते हैं इसको ओपन सेंटर सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटर सिस्टम। इसको कैसे समझोगे? इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन हाइट के बाद जो ये मेन स्टेम होता है इसका, इस मेन स्टेम को यहाँ से काट दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से जब काट दिया जाएगा तो यहाँ से नई नई कोपलें निकलेंगी, नई नई कलिकाएं निकलेंगी। समझ गए? अभी जब ये कलिकाएं निकलेंगी तो इनको यहाँ से काट दिया जाएगा, फिर इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, इसको यहाँ से काट दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? अब जब हम इसको यहाँ से काट दिया तब यहाँ से 2 निकला ब्रांच, यहाँ से काटा तो फिर यहाँ से 2 ब्रांच निकला, और यहाँ भी काट दिया तो फिर यहाँ पे भी 2 ब्रांच निकला। समझ गए बात? अब फिर जब आगे हम जाएंगे तो उसी तरीके से फिर हमने यहाँ कट मार दिया। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कट लगा दिया। समझ गए? यहाँ पर एक कट देखो। ठीक, ये यहाँ देखो, ये देखिए यहाँ पर एक हमने कट लगा दिया।
तो फिर एक और निकल गया। इसी तरीके से ढेर सारे ऐसे निकलते, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सेंटर सिस्टम या सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसको हम बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटर सिस्टम। फिर अगला क्या है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनमें और इनमें देखो ना थोड़ा सा ही अंतर है। इसके ओपन सेंटर सिस्टम और जो सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है, इन्हीं दोनों के बीच का होता है ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। देखो समझो, कायदे से भी समझ में आएगा। इसमें क्या होता था ओपन सेंटर सिस्टम में कि मेन स्टेम को एक जगह से काट दिया जाता था, समझ गए बात। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें मेन स्टेम को नहीं काटा जाता है, ठीक। ये मेन स्टेम काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, फिर वहाँ पर जाके काटा जाता है। इसको स्टार्टिंग में लगभग 1-2 मीटर की ऊंचाई पर ही काट देते हैं मेन स्टेम को। लेकिन इसको इसमें जो होता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में 1-2 मीटर पे नहीं काटते हैं और ऊंचाई पर जाके काटते हैं। इसमें बस अंतर इतना होता है कि इसमें ये वाली जो साइड वाली ब्रांच निकली होती है, इनको काटते जाते हैं, ठीक। देखो जहाँ जहाँ पर मैंने कट लगाया है, यहाँ पर मैंने काट दिया तो यहाँ से 2 ब्रांच निकल गई, यहाँ काट दिया तो यहाँ से 2 ब्रांच निकल गई, यहाँ से काट दिया तो यहाँ 2 ब्रांच निकल गई, यहाँ काटा तो यहाँ से ये 2 ब्रांच निकल गई, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। यानी कि ये सेंटर लीडर यानी सेंटर वाला जो होता है, इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो गया सेंटर लीडर सिस्टम। दोनों में अंतर समझ में आया, इसमें और इसमें क्या होता था कि यहाँ से काट दिए, फिर यहाँ से भी काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, यहाँ से काट दिए, एक प्रकार की हैवी प्रूनिंग कर देते हैं। इसमें कायदे से काट देते हैं, फिर बाद में नई नई यहाँ पे ब्रांच निकलेगी, 2-3 ब्रांच निकलेगी, जिसमें से केवल हम 2 ब्रांच को बढ़ने देंगे, बाकी और जो ब्रांच रहेगी, ज़्यादा जो बचेंगी ब्रांचें, उनको हम काट देते हैं। तो इस टाइप का होता है जो सिस्टम, ये ड्वार्फ पौधों में यूज किया जाता है। इसमें जो पौधे होते हैं ओपन सेंटर सिस्टम में, इसमें पौधे छोटे छोटे ही रह जाते हैं, ठीक। इसमें पौधा ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच से जो हमने मेन स्टेम था, इसको यहीं पर काट दिया, तो ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में बीच वाली चीज़ तो बढ़ती रहती है, लेकिन ये बगल वाली जो है, इसको हम काटते रहते हैं, ठीक। इसको काटते रहते हैं, और एक हाइट के बाद ये जो बीच वाला भी होता है, मेन स्टेम जो होता है, इसको भी एक हाइट पे के बाद हम काट देते हैं। तो ये जो होता है, ये मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम होता है। अधिकतर जो पौधे होते हैं, फ्रूट क्रॉप होती हैं जो अधिकतर, उनमें हम मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक। मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम का ही अधिकतर उपयोग करते हैं। अब देखो अगला कौन सा है, अगला है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ये सबसे बेसिक टाइप का है। इसमें क्या होता है कि ये मेन स्टेम जो है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, इसको हम कभी नहीं काटते हैं। ये प्रभु इच्छा तक, जब तक मन में आएगा तब तक ये बढ़ता रहेगा, कोई बिना रोक टोक के, ठीक। उसके बाद जो होगा, इसकी जो साइड ब्रांच होगी, साइड ब्रांच भी किनारे किनारे बढ़ती रहेगी डेफिनेटली, ये बिल्कुल हमेशा के लिए, मतलब जितना भी बढ़ पाओ बढ़ते रहो ये। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो बगल वाली जो छोटी छोटी ब्रांच निकल रही है, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इन सब चीज़ों को काटते हैं, ठीक। तो यहाँ से नई नई ब्रांच निकलती है, समझ पा रहे हो। मतलब साइड ब्रांच के बाद भी जो ब्रांच निकलेगी, साइड ब्रांच से जो सब ब्रांच निकलती, जैसे मान लो कि देखो ये मेन स्टेम है, ये उसकी साइड ब्रांच है। अब साइड ब्रांच के बाद एक ब्रांच यहाँ निकली, तो हमने इस ब्रांच को काटा, ठीक। तो ये कैसे प्रकार का हो गया, ये सेंटर लीडर सिस्टम हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया हो कि ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, और सेंटर लीडर सिस्टम क्या होता है, ठीक। ये तीनों समझ गए। तो जो आंवला की क्रॉप होती है, ये हम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम के द्वारा ट्रेन करते हैं, ठीक। अब देखो, इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन। जब फ्लावरिंग का टाइम हो, जब पौधे में फूल लग रहे होते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, आंवले की क्रॉप में इरिगेशन नहीं करते हैं। इरिगेशन से देखो, इरिगेशन जब हम कर देंगे तो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब फूल पत्तियों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पत्तियों का विकास, ठीक। पत्तियां बढ़ने लगेंगी, तना बढ़ने लगेगा। तो ये सब तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए फूल निकलना। उस समय फ्लावरिंग के समय पे अगर फूल निकलेगा तभी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और अगर फ्लावरिंग के समय पर आप में ढेर सारी पत्तियां निकल रही हैं पौधे में, और पौधा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फ्लावरिंग कम होगा। और अगर फ्लावरिंग कम हुआ तो फल भी कम लगेगा, तो ये घाटा हो जाएगा हमारा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इरिगेशन कम कर देते हैं। तो जब इरिगेशन कम हो जाएगा तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वानस्पतिक वृद्धि रुक जाएगी, मतलब कम होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पानी बंद ही कर देते हैं,
लेकिन कुछ दिन के लिए अवॉइड करते हैं जब तक फ्लावरिंग चलता है 15-20 दिन 25 दिन के इंटरवल पर, इसमें हम सिंचाई नहीं करते हैं। उसके बाद जब फ्लावरिंग कायदे से हो जाती है, फ्लावरिंग के बाद जब फ्रूटिंग का समय स्टार्ट होता है, तब हम इसमें सिंचाई बराबर करते रहते हैं। तब देखो जब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे फ्लावरिंग के समय पर तो क्या होगा, पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। ठीक, अब जब पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो उस समय पौधा क्या करेगा, अपनी सेक्सुअल ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेगा। सेक्सुअल ग्रोथ का मतलब उसमें फ्लावर आने लगेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। ठीक, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। ऐसी बात समझ गए। अब देखो इसी तरीके से आपने अगर दलहनी फसल पढ़ी हो तो दलहनी फसल में इसी तरीके से बताया जाता है कि जब भी दलहनी फसल में फ्लावरिंग का टाइम चल रहा हो उस समय हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंचाई कर देंगे तो उसमें फिर से नई नई पत्तियां निकलने लगेंगी। तो पत्तियां जब निकलने लगेंगी तो सारी एनर्जी पत्तियां निकालने में चले जाएगा, पत्तियों के विकास और वृद्धि में चला जाएगा, तो फूल नहीं आएंगे, और फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्लावरिंग के समय पर, जो फ्लावरिंग का समय मिड मार्च से अप्रैल होता है, उस समय क्या करते हैं, इरिगेशन हम नहीं करते हैं। इरिगेशन को अवॉइड किया जाता है कि इरिगेशन तब तक ना करो। उसके बाद देखो प्रूनिंग इज डन ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल के महीने में हम इसमें प्रूनिंग करते हैं। देखो कैसे, अधिकतर जितने भी क्रॉपें होती हैं इसमें प्रूनिंग करने का 2 ही टाइम होता है। ठीक, 2 टाइम। पहला टाइम होता है कि फ्लावरिंग होने से लगभग 1 महीने पहले। क्या, फ्लावरिंग होने से लगभग 1-1.5 महीने पहले या तो कर दो, या तो जब आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर रहे हो, यानी कि जब फल की तोड़ाई कर रहे हो उस समय इसकी प्रूनिंग कर दो। ठीक, तो इसकी प्रूनिंग कब करते हैं, जब हम फल तोड़ लेते हैं। फल तोड़ने के तुरंत बाद अप्रैल मार्च के महीने में हम इसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं। इधर फल तोड़ा और फल तोड़ने के बाद इसकी प्रूनिंग भी कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, आंवला एज ए डेसिडुअस ट्री। डेसिडुअस ट्री यानी कि पतझड़ी पौधा, ऐसा पौधा जो साल भर में एक बार नंगा हो जाता है। नंगा कहने का तात्पर्य कि मतलब उसमें साल भर में एक समय ऐसा आएगा जब उसमें पत्तियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, उसमें जितने भी शाखाएं होंगी, सब जितने भी ब्रांच होंगे सब साफ साफ देखे जा सकते हैं, मतलब पत्तियां रहेंगी ही नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस प्लांट। उसी तरीके से जैसे पीपल होता है, पीपल आपने देखा होगा एक समय ऐसा आएगा कि पीपल में बिल्कुल पत्तियां ही नहीं रहेंगी, उसी के 10-15 दिन बाद फिर नई नई कलिकाएं बढ़िया निकलती हैं, हरी हरी पत्तियां, बढ़िया सुंदर सुंदर सी कोमल कोमल पत्तियां। तो इस टाइप के पौधे को हम बोलते हैं डेसिडुअस प्लांट। अब इसमें जो होता है आंवला, ये भी डेसिडुअस होता है। उसके बाद डीप रूटेड होता है, यानी कि इसकी जो जड़ होती है आंवले की, ये जमीन में बहुत अंदर तक जाती है। ठीक, जमीन में काफी अंदर तक ये जाएगी। उसके बाद स्पर्श फोलियज होता है इनका। क्या होता है, स्पर्श फोलियज, मतलब इसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत बिरल बिरल होती हैं। मतलब कि अगर आप चाहें कि आंवले के पौधे पे आप चढ़ जाएं और चढ़ के वहां पर छुप जाएं, जैसे आम में आप छुप सकते हैं, तो आप आंवले पर चढ़ के छुप नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका जो शाखाएं होती हैं इनकी, ये बड़ी स्पर्श होती हैं, यानी कि बड़ी दूर दूर होती हैं। आसानी से हम एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हैं, आप इसमें छुप नहीं सकते, ऐसे ऐसे समझो। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है, बियरिंग 3rd ईयर आफ्टर प्लांटिंग। आंवला का अगर हमने रिंग बडिंग लगाया है, रिंग बडिंग या पैच बडिंग, इसका जो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन होता है आंवले का, रिंग बडिंग या पैच बडिंग से हम इसका प्रोपोगेशन करते हैं। तो अगर बडिंग वाला प्लांट है तो वो प्लांट में फल आना 3रे साल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज हमने प्लांटिंग की, आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आज से 3रे साल जब पौधा 3 साल का हो जाएगा तो ये फूल और फल देना स्टार्ट कर देगा। फल कम आएंगे लेकिन आना शुरू ही हो जाएगा। समझ गए बात। अब आगे चलते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में कितना पाया जाता है, 600 मिलीग्राम पाया जाता है। कितने में, 100 ग्राम में। ठीक, 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम क्या पाया जाता है, विटामिन सी। 100 ग्राम अगर आप आंवला कंज्यूम कर रहे हैं, 100 ग्राम आप आंवला अगर खा रहे हैं
तो आपने 600 मिलीग्राम विटामिन सी ले लिया, समझ के। इसका जो एडिबल पोर्शन होता है उसमें से, ऐसा नहीं कि आपने अगर 100 ग्राम आंवला खाया तो उसमें से बीज उज सबको लेके, नहीं, इसका जितना भी हम एडिबल पोर्शन होता है उसको जो खाते हैं उसमें 600 मिलीग्राम विटामिन सी इसमें होता है। फिर अगला क्या है, हैवी फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। ठंडी के समय पर अगर वातावरण शुष्क हो जाए, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में उस समय ह्यूमिडिटी कम हो जाए। कब? ठंडी के समय पर। ठंडी के समय पर अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ये आंवला के कल्टीवेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। समझ गए बात? आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठंडी के समय पर जब ह्यूमिडिटी कम होती है तब हमारी शरीर रूखी हो जाती है, ठीक। रूखा मतलब रूसी निकलने लगती है शरीर से, ठीक। अभी हाथ ऐसे कहीं खुरच दो सफ़ेद हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं कि हाँ इस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम है एनवायरनमेंट में। तो इस टाइप की अगर सॉइल है, इस टाइप का अगर क्लाइमेट है तो ये आंवला के कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब अगला देखो क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू पैच बडिंग या मॉडिफाइड रिंग बडिंग। मॉडिफाइड रिंग बडिंग या पैच बडिंग इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग मिड मई टू सितंबर। मई से लेके सितंबर के बीच में हम करते हैं। एक दिन मैंने और बताया था कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग जब हमें लगाना होता है तो मानसून वाला सीजन हम चुनते हैं। मानसून वाला सीजन समझ रहे हो, मतलब कि जून जुलाई जब बरसात शुरू हो रहा हो तभी। लेकिन हमें जब बडिंग लगाना होता है तब हम ऐसा सीजन चुनते हैं जब पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो रही हो, धीरे धीरे हो रही हो। तो गर्मी के समय पे मई जून के महीने में क्या होता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो पौधा ज़्यादा विकास करता नहीं। अब जब विकास नहीं करेगा तो उस समय हम बडिंग लगा सकते हैं, और इधर सितंबर के महीने में भी हम बडिंग कायदे से कर सकते हैं। समझ गए बात? मतलब जब आप बड लगा रहे हो उस समय पौधे का क्या होना चाहिए, पौधे की ग्रोथ जो होगी वो धीरे धीरे होनी चाहिए। जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि जो पौधा होता है इसकी ग्रोथ 12 महीने मतलब थ्रू आउट द ईयर बराबर नहीं रहती है। कभी पौधा तेजी से ग्रो करता है, कभी धीरे धीरे ग्रो करता है, कभी नहीं ग्रो करता है। तो जब पौधा बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा हो उसी समय हमें बडिंग लगानी चाहिए। इस कंडीशन में हम आंवले में कब बडिंग करेंगे, आंवले में बडिंग करेंगे मई से लेके सितंबर के महीने में। मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। इसमें देखो मानसून का भी सीजन है, मानसून के सीजन में पौधे की ग्रोथ तेजी से हो गई। लेकिन जब हमने लगाया था मई के महीने में, जब हमने बडिंग लगाई थी तब उस समय पौधे की ग्रोथ तेज नहीं थी, तो हमने लगा दिया बडिंग में। तो बड क्या हुई, सेल जो थी वो सेल दोनों आपस में अटैच कर गई और बडिंग हमारी चल गई। उसके बाद अगर ग्रोथ बढ़ भी जाए तो हमारी बड जो होगी वो कायदे से निकल आएगी। समझ गए? अब देखो ये जो पैच बडिंग होता है इसी को हम रिंग बडिंग, मॉडिफाइड रिंग बडिंग कहते हैं। रिंग बडिंग और मॉडिफाइड रिंग बडिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। समझते हैं। जो रिंग बडिंग होता है, जैसे मान लो हमने इतना काट के निकाला है, इतना हमने काट के निकाला है तो इसी को हम पैच बडिंग बोलते हैं या मॉडिफाइड रिंग बडिंग बोलते हैं। पूरा एक नए छल्ले टाइप का नहीं निकाला गया, केवल इतना ही निकाला गया। इतना हमने निकाल लिया यहाँ से। अब यहीं पर हमें जैसे इतना ये निकाला है, अब इसी लंबाई और चौड़ाई का एक कट हम किसी बड वाले पौधे, जैसे मान लो यहाँ पर बड है, यहाँ से हम इतना ही कट लगा के ले आए। अब इसको ले आके हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर इसको हमने अटैच कर दिया, चिपका दिया। चिपकाने के बाद हमने इसको कायदे से बांध दिया, ठीक। पॉलीथीन के एक पन्नी आती है, उसी पन्नी से हमने बांध दिया। फिर हमने इस पे क्या कर दिया, हार्मोन लगा दिया। तो फिर क्या होगा कि ये धीरे 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 यहीं पर चिपक जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। अब जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो यहाँ पर जो एक बड लगी थी, यहाँ पर हम बड लगाएंगे, वो बड धीरे धीरे ग्रो कर जाएगी। इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिंग बडिंग। अब एक होता है रिंग बडिंग। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर हुआ है कि मॉडिफाइड रिंग बडिंग जो होता है उसमें इतना ही काटते हैं, मतलब एक ही जगह पर छिलका निकाला गया है। लेकिन जो रिंग बडिंग होता है उसमें पूरा एक छल्ला निकाल लेते हैं, मतलब इसमें एक चिप टाइप का ऐसे निकाला गया है। लेकिन अगर आप रिंग बडिंग करेंगे तो पूरा ऐसे पूरा मतलब जो पीछे दिख नहीं रहा है इस समय, ये पौधा जो गोल गोल है
उसमें पूरा एक गोल गोल छाल पूरी निकाल लेते हैं, इतनी चौड़ाई का छाल निकाल लिए। अब किसी और दूसरे पौधे में जिसकी मोटाई इतनी हो, वहाँ से एक बड ला के यहाँ चिपका देते हैं। तो इस टाइप का क्या होता है, मॉडिफाइड रिंग बडिंग और रिंग बडिंग। आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, इन आंवला ऑर्चर्ड, मतलब आंवला के ऑर्चर्ड में बेर, गुआवा एंड लेमन आर आइडियल फिलर प्लांट। गुआवा और बेर, इसके साथ साथ लेमन, यानी कि अगर हम आंवला की खेती कर रहे हैं तो 3 साल तक पौधे निकलेंगे नहीं, 3 साल तक नहीं निकलेंगे। और उसके बाद भी, क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है बड़ी दूर दूर होती है, इसकी स्पेसिंग भी ज़्यादा होती है, मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस भी काफ़ी होती है, 8 मीटर 10 मीटर होती है। तो इसके बीच में काफ़ी जगह बची रहती है। और हमें जो आंवले की क्रॉप है ये 2-3 महीने में ही मिल जाती है, बाकी साल भर आंवले से हमें कोई प्रोडक्शन मिलता नहीं है। उस समय हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक आंवले का पौधा यहाँ लगाया है, एक यहाँ लगाया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ बीच बीच में, इसके बीच बीच में फिलर प्लांट लगाएंगे। यहाँ पे इसके जो बीच में ये वाला लगा है, ये वाला 4 प्लांट, इन चारों प्लांट को हम क्या बोलेंगे, फिलर प्लांट बोलते हैं। तो इस जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, गुआवा लगा सकते हैं और लेमन लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि आंवले का पौधा बहुत लंबा लंबा होता है, वो बड़ा ऊंचा होगा, लेकिन बेर, गुआवा और लेमन ये सब नीचे नीचे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ये लंबे लंबे नहीं होते हैं। तब हम इनको फिलर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं, एडिशनल इनकम भी मिल जाएगी और जो हमारा वेस्ट लैंड है इसका भी कायदे से यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम फिलर प्लांटिंग कर सकते हैं। समझ गए फिलर प्लांट क्या होता है? इन चारों पौधों के बीच में जो जगह बची है, इस जगह को हम भरने के लिए यहाँ पर कोई एक दूसरी क्रॉप लगा देते हैं, इसी को हम फिलर प्लांट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो आंवला के ऑर्चर्ड में हम बेर, गुआवा और लेमन का फिलर प्लांट लगाकर एडिशनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, आंवला बीइंग ए डीप रूटेड, ये डीप रूटेड होता है, यानी कि आंवला की जो जड़ होती है बहुत नीचे तक जाती है। डेसिडुअस होता है, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब पौधे में पत्तियां रहेंगी ही नहीं, सब पत्तियां झड़ जाएंगी, फिर नई पत्तियां दोबारा आएंगी। विथ स्पर्श फोलिएज होगा, वो भी कैसा होगा, बड़ी दूर दूर होगा, मतलब आदमी इसमें छुप नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इज एन आइडियल प्लांट एमिकेबल फॉर 2 to 3 टायर सिस्टम क्रॉपिंग। इसको समझते हैं क्या होता है कि देखो, आंवला, मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक, ये हमारी ज़मीन है, हमने आंवला लगाया तो आंवला का ये इतना हो गया फोलिएज, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये ऊपर, सॉरी एक मिनट, ये हो गया हमारी ज़मीन, यहाँ से आंवला निकला, ये हो गया आंवले का पौधा, ठीक, इतना ऊंचा। यहाँ पर नीचे इसकी जड़ है, खूब नीचे तक चली गई। अब हमने वहीं पर बगल में जो जगह बची थी, वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बेर लगा दिया। तो बेर का पौधा नीचे होगा, इसकी जड़ देखो कम जाएगी, यहीं तक जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे तक जड़ जाती नहीं है। फिर हमने क्या किया, जो बीच में और जगह बची थी, यहाँ पर हमने आलू लगा दिया। क्या लगा दिया? आलू की फसल लगा दी, या कोई और छोटी फसल लगा दिया। तो यह 2 से 3 टायर सिस्टम हो गया। पहला टायर यहाँ तक, यानी कि ये जो हमने आलू लगाया या गेहूँ लगाया, धान लगाया, वो यहाँ तक था। वैसे हम गेहूँ धान नहीं लगाते हैं इसमें हम लगाते हैं आलू लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों की हम क्रॉप लगा सकते हैं। फिर पहला टायर तो ये हो गया, यानी कि पहला स्तर। दूसरा लेवल ये हो गया, दूसरे लेवल में क्या था, बेर लगाया था हमने। तीसरा लेवल क्या हो गया, आंवला का हो गया। अब जड़ भी देखो, इसकी जड़ यहीं तक जाएगी, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर बेर की जड़ देखो और नीचे तक गई, आंवला की जड़ सबसे नीचे तक गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग या टायर सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग भी बोलते हैं। तो 2 या 3 टायर सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग हम आंवला के पौधे में ले सकते हैं। अब देखो, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इज फाउंड इन आंवला वेराइटी। आंवला की जो वेराइटी होती है, यानी कि आंवला जो होता है, यह सेल्फ इनकम्पेटेबल होता है। यानी कि अगर आंवला का आप केवल एक पौधा लगा रहे हैं तो वो पौधा फल
नहीं देगा। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आंवले का पौधा फल दे तो आपको 2 पौधे लगाने होंगे। ठीक, जब आप 2 पौधे लगाएंगे एक साथ पास पास में, अब पास पास का मतलब ऐसे है कि मतलब 100 मीटर के आसपास में, 100 मीटर 50 मीटर के आसपास में 2 पौधे आंवले के हों, तब क्या होगा कि इनके बीच में पॉलिनेशन होगा, तभी इसमें फल आएगा, नहीं तो आंवले के पौधे में फल नहीं आएगा अगर केवल एक ही पौधा होगा। इसीलिए गाँव में लोग कहते हैं कि भैया 2 ठो लगाओ, आंवले का पौधा अगर लगाना है तो 2 लगाओ, नहीं तो ये फल ही नहीं देगा। अब देखो, लार्ज साइज राउंड फ्रूट आर मोस्टली यूटिलाइज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कैंडी। जो लार्ज यानी कि बड़े बड़े जो फल होते हैं, खूब बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो गोल गोल फल होते हैं, इनको हमेशा यूज करते हैं किसके लिए? मुरब्बा बनाने के लिए। इसको प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण करके हम इनका मुरब्बा कैंडी बना के रख सकते हैं। देखने में बड़ा बड़ा लगेगा तो सुंदर लगेगा, तो हम इसको बढ़िया मुरब्बा बना के बेच सकते हैं, या मुरब्बा बना के हमने घर पे रख लिया तो हम साल भर आंवले को खा सकते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी क्वालिटी का मुरब्बा आंवला होता है उसका हम क्या बना लेते हैं? कैंडी या मुरब्बा बना लेते हैं। एक इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। देखने में ऐसा लगता है, ठीक, नेक्रोसिस का मतलब होता है कि किसी एक सर्टेन प्लेस पर, मतलब किसी एक जगह पर कोशिकाओं का मर जाना, ठीक, जो सेल होती हैं इनका डेड हो जाना ही कहलाता है नेक्रोसिस। ये एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आंवला में लगता है, ठीक, इस टाइप का देखने में लगता है। फलों पर या किसी भी क्रॉप में जितने भी डिजीज लगते हैं उनका जितना भी सिम्टम होता है, इसको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है जो मैंने अभी चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस सिम्टम को क्या बोलते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नेक्रोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस क्या होता है, रस्ट क्या होता है, स्मग क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, ब्लॉच क्या होता है। जितने भी सिम्टम होते हैं डिजीज के, इसको मैंने बहुत कायदे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया। अगर आप चाहें तो जाकर चैनल में देख सकते हैं, ठीक। इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी नाम का वो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी देखो कुछ वेराइटियां देख लेते हैं। इसकी पहली वैरायटी कौन सी है? बनारसी। ये एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, यानी कि जल्दी से मैच्योर हो जाती है, और बेस्ट कल्टीवर फॉर मुरब्बा, मुरब्बा बनाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। कौन सी? बनारसी। उसके बाद कौन सी है? फ्रांसिस। फ्रांसिस जिसको हम बोलते हैं हाथी झूल, बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, याद कर लेना, हाथी झूल। ये सफर फ्रॉम सीवियर इंसिडेंट ऑफ फ्रूट नेक्रोसिस। फ्रूट वाली जो नेक्रोसिस होती है, यानी कि भाई जो डिसऑर्डर मैंने बताया आंवले का डिसऑर्डर, इसमें बहुत लगता है, हाथी झूल वैरायटी में बहुत लगता है। लेकिन ये बड़ी फेमस वैरायटी है क्योंकि इसमें फल बहुत ढेर सारे लगते हैं। अब देखो चकिया। चकिया भी एक बड़ी फेमस वैरायटी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज बिलोंग टू आंवला, यानी कि आंवला की कौन सी वैरायटी है, उसमें चकिया ऑप्शन में था। ऐसा भी आता है कि चकिया किसकी वैरायटी है, तो वो आंवला की वैरायटी है। चकिया कैसी वैरायटी है? अल्टरनेट बियरर है। अल्टरनेट बियरर का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार फल देगा। एक साल फल देगा, फिर अगले साल फल नहीं देगा, फिर तीसरी साल देगा, चौथी साल फिर नहीं देगा, 5वीं साल फिर देगा, 6ठी साल फिर नहीं देगा, 7वीं साल फिर देगा। मतलब 1 साल फल लगता है, 1 साल फल नहीं लगता, जैसे आम में होता है। आम भी कैसा होता है? अल्टरनेट बियरर टाइप का होता है। फ्री फ्रॉम नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस वाली जो बीमारी है ये चकिया वैरायटी में नहीं लगता है। कंचन जिसको हम Na4 बोलते हैं, नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला, Na का मतलब होता है नरेंद्र आंवला। यह नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कुमारगंज फैजाबाद से निकाली गई एक वैरायटी है। क्या नाम है इसका? कंचन। ये सीडलिंग सिलेक्शन है कहाँ का? चकिया का। चकिया का यह सीडलिंग सिलेक्शन है। सीडलिंग सिलेक्शन क्या होता है, मैंने पिछली वाली जो क्रॉप पढ़ाई है उसमें मैंने खूब अच्छे से बताया है कि सीडलिंग सिलेक्शन क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। ये दोनों हमने खूब कायदे से बता दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये जो कंचन वैरायटी है ये रेगुलर बियरर है, यानी कि हर साल इसमें फल आते रहते हैं। और फिर देखो नरेंद्र आंवला 6,
ये भी सीडलिंग सिलेक्शन है चकिया का। आइडियल फॉर कैंडी, कैंडी बनाने के लिए बड़ी अच्छी वैरायटी होती है। फिर क्या है, नरेंद्र आंवला सेवन, जिसको हम अमृत बोलते हैं। ये सीडलिंग सिलेक्शन किसका है, फ्रांसिस का है। फ्रांसिस को हम किस और नाम से जानते हैं, हाथी झूल नाम से जानते हैं। आइडियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, जैसे तेल बनाने में आंवले का जो तेल होता है, आंवले का हम चूरन बनाते हैं, च्यवनप्राश बनाते हैं। तो ये सब जो बाई प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसमें इसका काम लगता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नरेंद्र आंवला 9, नरेंद्र आंवला 9, जिसका नाम होता है नीलम, नीलम हम बोलते हैं। ये एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, यानी कि जल्दी आ जाता है। ये बनारसी का सिलेक्शन है। ठीक, बनारसी का सिलेक्शन कौन सा है, 9 है। एक बार देखो कायदे से कंफर्म करो। 6 जो है वो चकिया का सिलेक्शन है, 7 जो है फ्रांसिस का सिलेक्शन है, 9 जो है वो किसका सिलेक्शन है, बनारसी का सिलेक्शन है। और नरेंद्र आंवला 5, जिसको हम कृष्णा बोलते हैं, ये भी बनारसी का सिलेक्शन है। यानी कि 5 और 9 जो है, नीलम और कृष्णा, ये दोनों बनारसी के सिलेक्शन है। ये क्या होता है, नेवी रोस्ट ड्यूरिंग विंटर इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके कल्टीवेशन के लिए अगर बहुत नेवी रोस्ट कंडीशन है, किसमें, ठंडी के समय पर, ठंडी के समय पर अगर नेवी रोस्ट कंडीशन है, यानी कि ज़्यादा शुष्क है, ठंडी में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जा रही है, तो उस जगह पर हम आंवले की खेती कायदे से नहीं कर सकते हैं। तो आंवले की क्रॉप में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।